दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स के टॉप 40 क्वेश्चन जो कि सबसे अधिक बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, इकोनॉमिक्स का 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल जाता है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 40 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, मैं आपको जीके, साइंस, करंट अफेयर सब कुछ टॉपिक वाइज कवर करा रहा हूँ। अगर आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन लेना है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखना ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप एक भी दिन की वीडियो को मिस ना करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को ग्रुप में शेयर करिएगा और आप हमारी ये 2 पीडीएफ डाउनलोड करके दोस्तों जीके साइंस पूरा कवर कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारत में पंचवर्षीय योजना का नमूना किसके द्वारा बनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन, और अभी जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। ऑलराइट। और देखिए, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये करता है वित्त मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो किसने कहा था दोस्तों अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो ये कहा था दोस्तों एडम स्मिथ ने, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आप इनको फोटो में भी देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन। ठीक है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये भी दोस्तों कौन है? एडम स्मिथ, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है भाई, तो इसको याद कर लेना, चाहे कैसे भी करके रट लेना। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और देखिए, हर एक क्वेश्चन दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों चुनिंदा है, तो पूरी वीडियो को देख लेना। आपके एग्जाम में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी दोस्तों 6th 5 ईयर प्लान में, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड की फुल फॉर्म शायद अभी पूछी गई थी ग्रुप डी एग्जाम में, तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये नाबार्ड की फुल फॉर्म होती है, तो ये आप लोग जरूर याद रखेगा। ऑलराइट। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मानव विकास रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? बहुत ही बढ़िया दोस्तों, जल्दी से आंसर बताइएगा। इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। एक तो यूएनडी की फुल फॉर्म ही आप लोगों को पता होनी चाहिए। यूएनडी की फुल फॉर्म दोस्तों यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1965 में हुई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। और इसका जो मुख्यालय वो न्यूयॉर्क यूएसए में है, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा आज इस क्वेश्चन को, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, और ये क्वेश्चन हमेशा से एग्जाम में पूछा जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है दोस्तों, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को दोस्तों क्या मतलब, किस इकोनॉमी को कहा जाता है? मेरे प्यारे दोस्तों, जो प्राइवेट होता है ना, यानी कि निजी स्वामित्व वाली इकोनॉमी को क्या कहा जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं आज, कभी नहीं भूलोगे। देखिए, 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। एक तो होती है कैपिटलिस्ट, एक होती है सोशलिस्ट, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। जो दोस्तों आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है ना, ये होती है जिसमें केवल प्राइवेट सेक्टर काम करता है। ठीक है, जिसमें प्राइवेट सेक्टर होता है, एग्जाम्पल के तौर पर यूएसए। एक होती है जिसमें केवल गवर्नमेंट सेक्टर काम करता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, जिसमें केवल गवर्नमेंट, जैसे कि यूएसएसआर जो कि अब रसिया है, इसमें चाइना भी दोस्तों एग्जाम्पल आ सकता है। यहाँ पर दोस्तों हर चीज में कंट्रोल किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है, चाहे वो मतलब प्राइवेट सेक्टर भी काम करेगा उसमें भी इन्वॉल्वमेंट गवर्नमेंट का होगा। यहाँ पर दोस्तों मिक्स इकोनॉमी है।
मिक्स इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जहां पर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर काम करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इन तीनों पर कई क्वेश्चन बनते हैं। आज के बाद मेरे हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे। ठीक है, अपने देश की इकोनॉमी दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी है और ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि इंडिया की इकोनॉमी किस प्रकार की है, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है या मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो हमारे देश की दोस्तों मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी पूरा इंडिपेंडेंट काम करता है और गवर्नमेंट भी अपना अलग से काम करती है। तो दोनों सेक्टर मिलकर यहाँ पे काम करता है। आई होप कि आप लोग इस क्वेश्चन को कभी भी गलत नहीं करेंगे। 8वां क्वेश्चन है, अब इस पे आधारित कुछ क्वेश्चंस करा देता हूं। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है दोस्तों? अभी जो हमने पढ़ा उसके हिसाब से आंसर लगा के देखिए कि मिक्स्ड इकोनॉमी से क्या अभिप्राय है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जहां पर सरकारी और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व रहता है, यानी कि दोनों ही मिलकर काम करते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा आता है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। अभी देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बन रहे हैं अभी ग्रुप डी में भी, और बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये कौन करता है दोस्तों? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो ये आपको दोस्तों याद रखना है, जरूर याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भाई प्रमुख लक्षण आप भारतीय अर्थव्यवस्था का दोस्तों गलत नहीं करेंगे, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ टेस्ट क्वेश्चन। अगर यहाँ तक बच्चों ने बिल्कुल ध्यान से वीडियो देखी है ना, तो ये 10वां क्वेश्चन आपका टेस्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है टेस्ट 10, आंसर जो भी होगा इसका आंसर बता दीजिएगा, ABC जो भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये मैंने आपको तीनों बता ही दिया है। 11वें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स शब्द का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों जो हमारी इकोनॉमी है ना, वो दो भागों में डिवाइडेड है। एक माइक्रो मीन्स जो छोटे लेवल की इकोनॉमी होती है, मैक्रो मीन्स बड़ा। मैक्रो से सिर्फ इतना समझिए, माइक्रो मीन्स छोटा और मैक्रो मीन्स बड़ा। यानी कि अगर हम पूरे देश की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहे हैं, वो मैक्रो इकोनॉमी हो गया। अगर माइक्रो इकोनॉमी में बात करूं, तो अगर हम किसी एक सिटी की बात कर रहे हैं, एक सिटी की इकोनॉमी की, ठीक है, या मैं अपने गांव की बात करूं या अपने शहर की बात करूं केवल, तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमी। यानी कि मेरे शहर की इकोनॉमी कैसी चल रही है या मेरी घर की स्थिति क्या होगी, वो माइक्रो में आ जाएगी, वो छोटे लेवल की इकोनॉमी हो गई। ये दोनों का डिफरेंस होता है। तो मैक्रो जो इकोनॉमिक है दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमी, इस शब्द का सबसे पहले दोस्तों किसने उपयोग किया था? तो ये किया था दोस्तों किसने? बिल्कुल सही है, ये किया था जॉन मेनार्ड किन्स ने। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जनसंख्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? बहुत अच्छे क्वेश्चन है यार। मतलब अगर आपको अच्छा लग रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों, सेशन बहुत पसंद आ रहा है, तो लाइक करने में कोई भी कंजूसी मत करिएगा और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक भी जरूर शेयर करिएगा जिनको इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आती। अगर आपको समझ में आई होगी दोस्तों ये वीडियो, तो इकोनॉमिक्स की और भी मैं वीडियोस लेके आऊंगा आगे। ठीक है, तो जनसंख्या का जो सिद्धांत है दोस्तों, वो दिया गया था माल्थुस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाऊंगा तो ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आप कभी गलत नहीं करेंगे फिर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है दोस्तों? प्रत्यक्ष कर मीन्स डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आराम से डिफ्रेंशिएट कर देता हूं, ध्यान से दिमाग से लगा के समझ लीजिएगा। देखिए डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो आप पर डाला गया और आप ही उसको पे करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर इनकम टैक्स, ठीक है, हाउस टैक्स, मतलब आपके घर पे जो हाउस टैक्स लगा या आपकी इनकम पे जो टैक्स लगा, उसको कौन पेड कर रहा है? आपने 5 लाख रुपए कमाए, 5 पे अगर आपने 5,000 रुपये टैक्स भरना है तो वो आप ही भरेंगे या कोई और भरेगा? आप ही भरेंगे। वो हो गया डायरेक्ट टैक्स, यानी कि जिस पर टैक्स इंपोज किया गया वही पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों वह टैक्स होता है जिस पर लगाया जाए वो पे नहीं करेगा, इनडायरेक्टली कोई और पे करेगा। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट खरीदते, आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, अब चिप्स का पैकेट है वो 8 रुपए का, उस पर 2 रुपये टैक्स है। और वो टैक्स दोस्तों आपसे 10 रुपए के, आपने जो चिप्स का पैकेट खरीदा 8 रुपए का थोड़ी खरीदते हैं, 10 रुपए का खरीदते हैं, उसमें 2 रुपये आपने टैक्स भी दे दिया, बट आपको पता ही नहीं कि आपने टैक्स दे दिया। एक्चुअल में वो टैक्स लगा था किस पर? कंपनी के ऊपर, और कंपनी ने दोस्तों उस प्राइस को बढ़ा के 8 से 10 करके वो आपसे ले लिया, तो आपको पता भी नहीं चला, वो इनडायरेक्टली आपसे गया है, आपसे बोल के नहीं लिया गया, आप पे लगाया नहीं गया था वो। तो इससे आप समझे होंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, अब इनडायरेक्ट में क्या क्या आ जाता है दोस्तों? सर्विस टैक्स आ जाएगा। ठीक है, आपने कोई सर्विस ली,
एक्साइज ड्यूटी आ गया, कस्टम ड्यूटी आ गया, ये सभी क्या होते हैं आपके इनडायरेक्ट है। बस आप दिमाग में सोचिएगा कि जो टैक्स मेरे पे नहीं लगा और मैं उसको पेड कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। आप कभी भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। तो यहां पर क्या था दोस्तों, प्रत्यक्ष कर है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थशास्त्र का पिता भी किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, पूरा मॉडल के द्वारा दिया गया था। देखिए पूरा मॉडल की एक तो फुल फॉर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिशंस इन रूरल एरियाज, ठीक है। और इसका जो दोस्तों ये मॉडल था, ये दिया था किसने दोस्तों, बिल्कुल सही है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेशन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है ना, तो प्लीज यार लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा कि ये सेशन आपको जैसा भी लगा। अगर समझ में आया तो बताइएगा समझ में आया, अगर नहीं आया तो नहीं बताइएगा, क्योंकि इससे पता चलेगा जो मैं समझा रहा हूं वो समझ में आ रहा है नहीं। दोस्तों एक क्वेश्चन ये बनता है कि लोरेंज कर्व क्या दर्शाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये दर्शाता है दोस्तों आय वितरण, ठीक है। आय वितरण यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो बी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये आपका याद रखना है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद में अगर प्लस कर दिया जाए विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, तो क्या बन जाएगा, इसको इन दोनों को मिला करके क्या बनेगा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सकल राष्ट्रीय उत्पाद बन जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सामान्य संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था। तो सामान्य संतुलन विश्लेषण दोस्तों किसने किया था, बिल्कुल द जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, ये विकसित किया था दोस्तों, बिल्कुल लियोन वाल्सर ने, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लियोन वाल्रस इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है दोस्तों, किस भारतीय राज्य की जीडीपी सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आ जाएगा वो तमिलनाडु है, आई थिंक ये उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से है जो ये ब्लू में दिख रहा है, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए। अभी आप लोग एक चीज सुन रहे होंगे कि आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, फिर दोबारा से बढ़ा दिया, और उसमें आपकी जो शेयर मार्केट है वो गिर रही है। तो दोस्तों जब भी इन्फ्लेशन आता है, जब महंगाई हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो उस कंडीशन में आरबीआई क्या करता है, सबसे पहले रेपो रेट कम कर देता है, जिससे कि मतलब मार्केट में जो फ्लो है उसका मनी का, उसको कम कर दिया जाए, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है। तो ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेपो रेट में वृद्धि हो जाएगी। सॉरी मैंने कम बोला था या वो बोला था, अगर कम बोला था तो ध्यान से इसको करेक्ट कर लेना। रेपो रेट में वृद्धि कर दी जाएगी, जिससे कि फ्लो कम हो जाए इकोनॉमी में से मनी का, ठीक है। जब कम हो दोस्तों देखिए रेपो रेट में वृद्धि होगी तो सारे लोन महंगे हो जाएंगे, कोई लोन नहीं लेगा, ठीक है। इस प्रकार से पूरा एक चलता है सिस्टम इकोनॉमी में। अगर आप बोलोगे तो मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये बहुत सारे जो दोस्तों स्टूडेंट हैं उनकी बहुत मेन प्रॉब्लम है इकोनॉमिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है, जल्दी से बताइए। मेरे प्यारे दोस्तों जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय जो राष्ट्रीय आय का, यानी कि हमारे जो नेशनल इनकम का जो अधिकांश योगदान था वो कृषि का था। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये सेवा क्षेत्र आ गया। और सेवा क्षेत्र दोस्तों कौन सा होता है आप मुझे बताइए। सेवा क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसमें आप सर्विस लेते हैं, कोई फिजिकल प्रोडक्ट नहीं लेते। जैसे अगर मैं आपको ये वाली जो वीडियो आप देख रहे हैं, मैं इसको पेड कर दूं, आप इस वीडियो को देखने आए और मैं बोलूं कि आपसे 100 रुपये दे दो मेरे को इस वीडियो को देखने के लिए, तो आपसे मैं क्या बोल रहा हूं, आपको कुछ दे थोड़े रहा हूं, आप मेरी वीडियो को देखने के लिए 100 रुपये दे रहे हैं। तो आपने मेरे को 100 रुपये दिए, मेरे को 100 रुपये मिले, आपने मेरी वीडियो देख ली, हमारे बीच में जो किसी भी प्रोडक्ट का आदान प्रदान नहीं हुआ है, ये सर्विस हो गई। जैसे कि एक और एग्जाम्पल दोस्तों, डॉक्टर के आप पास जाते हैं, डॉक्टर आपके पास बैठता है, आपसे पूछता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उसने आपको सर्विस दे दी। तो ये सर्विस सेक्टर दोस्तों जो है ये सबसे बड़ा सेक्टर हो चुका है हमारे देश में, और इससे हमारे देश की जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मूल यानी कि डेप्रिसिएशन जो होता है ना, किसके मूल्य की हानि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो रहेगा दोस्तों,
बिल्कुल सही है, मशीनरी दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों ये भी बहुत बार एग्जाम में आता है, राइट आंसर जी 1969 में, तो बी राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, वे कौन से भारतीय हैं जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नेहरू जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, SEZ का पूरा नाम क्या है? तो ये है दोस्तों स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यानी कि सेकंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आंतरिक व्यापार इनसाइडर ट्रेडिंग किससे संबंधित है? देखिए इनसाइडर ट्रेडिंग होती है दोस्तों शेयर मार्केट में, जो कि इलीगल है, तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, डिफिसिट फाइनेंसिंग का प्रभाव क्या है? डेफिसिट फाइनेंसिंग का दोस्तों क्या प्रभाव है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तरलता में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पसेच बंकन सप्लाई वर्क, यानी कि दोस्तों इसको बोलेंगे बैकवर्ड डिपेंडिंग सप्लाई कर्व का संबंध किससे है? तो देखिए इसका संबंध है दोस्तों श्रम से, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लेबर से, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्वव्यापी मंदी किस वर्ष आई थी? दोस्तों एक मंदी होती है जो देश की मंदी है, भाई मंदी में देश अभी मंदी में चल रहा है, जैसे कि एक देश है कौन सा इस टाइम पे, श्रीलंका, जो मंदी के दौर से गुजर रहा है। एक है दोस्तों विश्व में, पूरे विश्व में मंदी आए, वो कुछ ऐसा फैक्टर होगा जैसे कि कोरोना वायरस से सबकी इकोनॉमी अफेक्ट हो जाती है, और उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है, मतलब सभी दोस्तों मंदी की चपेट में आ जाते हैं, बट कुछ देश आगे कुछ नहीं आए, उसको विश्व मंदी नहीं बोलेंगे। तो विश्वव्यापी मंदी आई थी दोस्तों किस वर्ष में? 1929 में, तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्टॉक बाजार का विनियमन और पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये कौन करता है दोस्तों? बिल्कुल ये सेबी करता है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आप लोग याद रखेगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, बाजार अर्थव्यवस्था यानी कि मार्केट इकोनॉमी वह होती है जो दोस्तों सरकारी नियंत्रण से मुक्त हो, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक विकास का प्रचार निम्नलिखित में से कौन करता है? तो आर्थिक विकास का प्रचार दोस्तों प्रचार निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति मौद्रिक आय, यानी कि ऑप्शन दोस्तों बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी की राम राज्य की संकल्पना क्या थी? दोस्तों ये थी राज्य विहीन समाज, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्यक्तिगत व्यय योग्य या प्रतियोजित आय का अर्थ है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? व्यक्तिगत आय प्रत्यक्ष कर, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों ये रहने वाला है आपका। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? दोस्तों बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बंद अर्थव्यवस्था का दोस्तों मतलब होता है बिल्कुल जो जहां पर ना तो निर्यात हो रहा है और ना ही आयात हो रहा है, नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट, उस कंडीशन को दोस्तों क्या बोलते हैं? बंद अर्थव्यवस्था बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य अनुपात है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, राइट आंसर इज ऑप्शन नॉमिनल जीडीपी और वास्तविक जीडीपी, दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी देश में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य उसका खालिस्तान कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, गिल्ट एज मार्केट का मतलब क्या है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एचडीआई किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक करता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया भाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा 39 का। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध घरेलू उत्पाद यानी कि एनडीपी प्राप्त किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जीडीपी डेप्रिसिएशन और सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य
घटाकर, यानी कि उपरोक्त दोनों इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। अब मैं आपसे एक टेस्ट लेता हूं दोस्तों इसी वीडियो से, और टेस्ट में 3 क्वेश्चन रहेंगे, तो तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को बताने हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसी वीडियो से है दोस्तों ये क्वेश्चन, और वीडियो को पॉज कर लेना अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे टेस्ट का क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। और तीसरा टेस्ट का क्वेश्चन, मेरे प्यारे दोस्तों ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो। आपने टेस्ट भी लगा लिया, आपने वीडियो भी देख लिया। आपको ये पूरी कंप्लीट वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ में ग्रुप में जरूर शेयर करिएगा। जो भी आपके साथ में दोस्तों स्टडी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट, चाहे आपका भाई है, बहन है, दोस्त है, कोई भी, उन तक जरूर पहुंचाइएगा। और ये हमारी 2 PDF है दोस्तों, इनको डाउनलोड करके आप लोग कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं जीके साइंस की। और देखिए ये हमारा चैनल का सब्सक्राइब बटन है नीचे रेड कलर का, उसको प्रेस कर लेना, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ये सभी टाइमिंग है दोस्तों क्लासेस के, इनको भी नोट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।